गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं रमा अवतार और हम आशा करते हैं मित्रों आप सभी घर पे सकुशल होंगे और आगामी जो एग्ज़ाम फरवरी में आपके तृतीय श्रेणी अध्यापक जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। और उत्साह एकेडमी की ओर से यूट्यूब पे जो सीरीज चलाई जा रही है PPQ यानी प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस, जिसमें पहले के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों पे हम दोबारा से चर्चा कर रहे हैं मित्रों। और आज उसकी तीसरी क्लास है। रोज हम मात्र 15 क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। तो आज के 15 क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है मित्रों, देखिए राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूप, राजस्थान का जैसा भी धरातलीय स्वरूप है उससे संबंधित जो गलत कथन है उसकी हमें पहचान करनी है। पहला, पश्चिमी जो बालू का मैदान है वो तैतीस सागर का अवशेष है। बिल्कुल सही है मित्रों। राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें इसके 2 भाग तो है वो गोंडवाना लैंड के है और 2 भाग है वो तैतीस सागर के अवशेष है, जिसमें पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये 33 सागर के अवशेष है। तो पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है, ये बिल्कुल सही बात है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये गोंडवाना लैंड का विस्तारीय भाग है, बिल्कुल सही है। अरावली एक वलित पर्वतमाला है, बिल्कुल ये भी सही है मित्रों। उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, बिल्कुल ये गलत है मित्रों। ये सिंधु नदी नहीं होगा, यहाँ पर गंगा यमुना का मैदान होगा। तो उत्तरी पूर्वी मैदान है वो गंगा और उसकी सहायक नदी यमुना। तो उत्तरी पूर्वी मैदान जो है वो गंगा और यमुना नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो उत्तर नंबर 4 होगा। यहाँ पर सिंधु है, ये गलत हो जाएगा। गंगा यमुना का मैदान है। तो बाकी जो तीनों जानकारी है वो आपको ध्यान में रखना है। पश्चिमी जो रेतीला मैदान है वो 33 सागर का अवशेष है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का है और अरावली एक वलित पर्वतमाला है, विशिष्ट के रूप में है। तो आपको ध्यान में रखना है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 4 नंबर। दूसरा क्वेश्चन क्या देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है मित्रों, राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में किया जाता है। यानी अफीम उत्पादन की दृष्टि से राज्य के कौन से जिले हैं वो उन्नत है। तो देखिए सिरोही, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर, कोटा। तो निम्न में से कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर अफीम का उत्पादन किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़। झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ ये जो जिले हैं वो राज्य में अफीम उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी जिले हैं। यहाँ पर राज्य में सर्वाधिक अफीम उत्पादन किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़। झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़। तीसरा क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है मित्रों, देखिए राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं की पहचान करनी है मिट्टी को लेकर। तो देखिए थार मरुस्थल में, थार का जो मरुस्थल है उसमें ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर है। ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर की जो सेले हैं उनसे बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ, बिल्कुल सही है ये कथन। यानी पश्चिमी मरुस्थलीय जो रेतीली मिट्टी है वो ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से निर्मित है। दूसरा, दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टसाइट सेलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ। दक्षिणी भाग में जो ग्रेनाइट है, नीस है और क्वार्टसाइट है, इनसे लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ, बिल्कुल ये भी सही है। आगे देखिए दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, बिल्कुल सही है। दक्षिणी भाग में फास्फेटिक सेलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा मित्रों, क्योंकि दक्षिणी भाग में जो मिट्टी है वो ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टसाइट सेलों से निर्मित है। तो यहाँ पे ये फास्फेटिक सेलों का निर्माण, फास्फेटिक सेलों से मिश्रित लाल मिट्टी नहीं है। यहाँ पर ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टसाइट सेलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर। यानी दक्षिणी भाग में फास्फेटिक सेलों से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण नहीं हुआ है, यहाँ पर हुआ है ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टसाइट सेलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 4 नंबर हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है। चौथा क्वेश्चन क्या है आज का देखिए।
अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर जाना है तो देखिए बनास, लूनी, चंबल, माही, बनास, चंबल, लूनी, बनास, चंबल, लूनी, माही, चंबल, लूनी, बनास, माही, चंबल, लूनी, माही, बनास। तो देखिए मित्रों, इसका जो सही क्रम होगा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो हमारे राज्य में जो सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है वो है बनास का। किसका है? बनास का। तो बनास, बनास के बाद में जो दूसरी नदी है वो मरुस्थल की गंगा, लूनी, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी लूनी, उसके बाद में आ जाएगी चंबल, और चंबल के बाद में आ जाएगी माही। क्या आ जाएगी? माही। तो ये बल्लूचम्मा है। क्या है? ये बल्लूचम्मा है। आपको ध्यान में रखना है, ये बल्लूचम्मा है और बल्लूचम्मा ही हमारे अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही है। तो बै से हो जाएगा बनास, लू से हो जाएगा लूनी, और च से हो जाएगा चंबल, और मैं से हो जाएगा माही। तो आपको ध्यान में रखना है बनास, लूनी, चंबल और माही, ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। तो कहां पर है? देखिए बनास, लूनी, चंबल और माही, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा बनास, बाद में लूनी, फिर चंबल और माही। तो राज्य में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है वो बनास का है राज्य में, फिर लूनी है, फिर चंबल और माही है। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है वो थार मरुस्थल है, यानी थार मरुस्थल के अंतर्गत कितना भाग आता है? तो 41% आता है, 52%, 56% या 61%। तो ये तो आपको सबको पता ही है मित्रों, यानी मरुस्थलीय भाग है वो राजस्थान में, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 61% है। आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सांभर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। देखिए कि सांभर झील में जो है वो 5 नदियां गिरती है। कितनी नदियां गिरती है? 5 नदियां गिरती है, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा नमक की मात्रा लेकर आने वाली वो नदी कौन सी है? तो देखिए ये खारी, रूपनगढ़, मेंढा, खंडेला, ये सारी नदियां सांभर झील में गिरती है, लेकिन इनमें से सर्वाधिक जो लवण की मात्रा लेकर जमा करती है वो कौन सी नदी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मेंढा, यानी मेंढा है वो सर्वाधिक सांभर झील में नमक की मात्रा लेकर पहुंचती है, यानी अपने बहाव क्षेत्र के साथ मेंढा नदी है वो नमक की सर्वाधिक यानी लवण की सर्वाधिक मात्रा लेकर सांभर झील में छोड़ती है। और सांभर झील आपको ध्यान में रखना है मित्रों, जो सांभर झील है एक तो राज्य में ये रामसर साइट है, केलादेव और सांभर दो राज्य में रामसर साइट है, और सांभर 3 जिलों में फैली हुई है, 3 जिलों में फैली हुई है। तो 3 जिले कौन कौन से? देखिए जयपुर, जयपुर, जयपुर के बाद अजमेर, अजमेर और अजमेर के बाद नागौर, यानी राज्य के 3 जिलों में ये फैली हुई है। देखिए इसकी लंबाई है लगभग 32 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई कहीं पर है इसकी 3 किलोमीटर और कहीं पर है 12 किलोमीटर तक। तो 3 से 12 किलोमीटर तक तो इसकी चौड़ाई है और 32 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 3 जिलों में फैली हुई है। और देखिए मित्रों, राज्य का, पूरे भारत का लगभग 9% जो लवण है वो यहां से उत्पादित किया जाता है, यहां से किया जाता है। और हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड जो भारत सरकार का संयंत्र है वो यहां पर स्थापित किया गया है सांभर में, तो आपको ध्यान में रखना है। और जो फ्लेमिंग है, जो हंस पक्षी है, वो यहाँ पर शीतकाल में सर्वाधिक यहाँ पर आते हैं, और आपको ध्यान में रखना है ये 3 जिलों में फैली हुई है और रामसर साइट है, साथ ही ये 3 जिलों में फैली हुई है। लंबाई इसकी 32 किलोमीटर है, चौड़ाई इसकी 3 से 12 किलोमीटर है। लगभग 9% भारत का 9% जो नमक उत्पादित है वो सांभर से किया जाता है। और इसमें जो गिरने वाली नदियां हैं वो देखिए खारी, रूपनगढ़, मेंढा, खंडेला, साथ ही सर्वाधिक लवण की मात्रा लेकर आती है मेंढा। ये सारी बातें आपको किसके बारे में ध्यान में रखनी है? सांभर झील के बारे में ध्यान में रखनी है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्र है, उसमें सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है?
तो देखिए मित्रों, सर्वाधिक जो मिट्टी है वो एक तो मरुस्थलीय मिट्टी है? तो अब ऑप्शन देखिए, एरिडोसॉल्ट्स, अल्फीसॉल्ट्स, एरिडोसॉल्ट्स, एंटीसॉल्ट्स, वर्टिसॉल्ट्स, अल्फीसॉल्ट्स और इंसेक्टिसॉल्ट्स। तो देखिए मित्रों, सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है एरिडोसॉल्ट्स एवं एंटीसॉल्ट्स। एरिडोसॉल्ट्स और एंटीसॉल्ट्स मिट्टी है वो राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है, तो आपको ये ऑप्शन ध्यान में रखना है। और मिट्टियों का ये जो एरिडोसॉल्ट्स, अल्फीसॉल्ट्स ये नाम है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 डिग्री 29 मिनट, 23 डिग्री 29 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? तो देखिए मित्रों, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, और देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। अब देखिए, अगर अपन देखें तो जो सबसे पूर्वी जिला है वो धौलपुर है, सबसे पश्चिमी जिला है वो जैसलमेर है, और सबसे उत्तरी जिला है वो श्री गंगानगर है, और बांसवाड़ा सबसे दक्षिणी जिला है। तो अब देखिए 23 डिग्री यहां पर पूछा है, 23 डिग्री 29 मिनट, तो यहां ये लगभग आसपास होगा, तो 23 डिग्री जो 29 मिनट है ये तो लगभग बांसवाड़ा से गुजरेगा। और 69 डिग्री पूछा है, 69 70 69 30 से शुरू होता है, तो ये लगभग जैसलमेर से गुजरेगा। तो ये 70 डिग्री है, ये कहां से गुजरेगा? जैसलमेर। तो अब देखिए बांसवाड़ा और जैसलमेर का ये ऑप्शन है, तो वो हमारा सही होगा। बांसवाड़ा और जैसलमेर बिल्कुल सही है, 1 नंबर ऑप्शन बांसवाड़ा और जैसलमेर होगा। डूंगरपुर और नागौर बिल्कुल नहीं होगा, डूंगरपुर के चांसेस बनते हैं लेकिन नागौर तो बिल्कुल ही नहीं है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर, लेकिन ये तो दोनों ही उत्तरी अक्षांश की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। डूंगरपुर धौलपुर है वो सर्वाधिक जो है वो 78 डिग्री पे है, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। जो हमारा दूसरी ऑप्शन होगा वो होगा बांसवाड़ा और जैसलमेर, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखिए, आज का 9 नंबर क्वेश्चन क्या है मित्रों? 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्गीय या अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। कहने का मतलब है अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमा से टच नहीं करने वाले जिलों का हमें ध्यान में रहना चाहिए। तो देखिए, अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाने वाले जिले। तो सबसे पहले देखिए, पहले में प्रतापगढ़ की सीमा है दौसा, टोंक, बांसवाड़ा, राजसमंद। तो देखिए मित्रों, यहां पर जो बांसवाड़ा है ये गुजरात के साथ सीमा बनाता है, ठीक है, और प्रतापगढ़ भी सीमा बनाता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पाली जयपुर सीमा बनाता है अंतरराज्य, और इसमें जयपुर आ गया तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर, हाँ ये ऑप्शन सही होगा। इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो अंतरराज्य या अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसमें भी अगर अपन देखें तो मित्रों, करौली है वो अंतरराज्य सीमा बनाता है, भीलवाड़ा भी बनाता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बूंदी, दौसा, राजसमंद और पाली, जोधपुर। देखिए मित्रों, राज्य के अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कुल जिले हैं वो है 25 है। कितने हैं? 25। अब बाकी बच गए 33 में से 25 निकाले तो 8 जिले ऐसे हैं जो ना अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। तो 8 जिलों में बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर, ये जिले 5 जो हमारे ऑप्शन में है ये हमारा ऑप्शन सही होगा। तो आपको ध्यान में रखना है। बाकी अंतरराष्ट्रीय सीमा तो बनाते हैं हमारे 4 जिले और अंतरराज्य सीमा बनाते हैं 23 जिले। 2 ऐसे जिले हैं जिसमें जैसलमेर और बीकानेर है जो अंतरराज्य सीमा नहीं बनाते हैं, सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आज का। कथन 1 पहला देखिए, अरावली के पूर्वी ढालों पर, अरावली के जो पूर्वी ढाल है पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक और सघन पाई जाती है तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। बिल्कुल सही है। पश्चिमी अरावली का जो पश्चिमी भाग है मित्रों
वो उनकी जड़ों में मरुस्थलीय भाग है, इस वजह से यहाँ पर कोई सघन वनस्पति भी नहीं पाई जाती है और ज्यादा ऊंचाई पर भी नहीं पाई जाती है। तो इसका जो कथन है वो बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा। अब क्यों वहां पर सघन वनस्पति है? क्योंकि मानसूनी वर्षा वहां पर क्या होती है? ज्यादा। साथ ही पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त है, वह उच्चतर है, ढाल युक्त और उच्च भी है, इस वजह से यहाँ पर वर्षा भी है, इस वजह से सघन वनस्पति पाई जाती है। तो देखिए ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की आंशिक व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। बिल्कुल 2 नंबर ये जो ऑप्शन है वो सही होगा। कथन ए और आर दोनों सही है और कथन ए की आर है वो व्याख्या पूर्ण रूप से सही करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 2 नंबर हो जाएगा। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है और व्याख्या भी की जा रही है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन। रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव आर्द्रभूमि पारिस्थितिक स्थलों के नाम बताइए। यानी रामसर जो ईरान में पड़ता है मित्रों, रामसर जो राज्य में आर्द्रभूमि क्षेत्र है उनको घोषित किया गया था। तो राजस्थान के ऐसे 2 स्थल है जो इसमें शामिल है तो रामसर साइट में। तो कौन कौन से देखिए, फुलवारी किनार बेसरोडगढ़ बिल्कुल ये नहीं है, सरिस्का चंबल अभ्यारण्य ये भी नहीं है, सांबर झील और केवलादेव बिल्कुल ये सही है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सांबर झील और केवलादेव जो घनापक्षी व्यवहार है ये राज्य के 2 ऐसे क्षेत्र है जो रामसर साइट में शामिल है। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है वो पश्चिमी राजस्थान में होगा मित्रों। तो देखिए कौन सा है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड बिल्कुल नहीं है, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड बिल्कुल 2 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। बाढ़ संभव पूर्वी मैदान ये भी नहीं है, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान भी नहीं है। तो शुष्क मरुस्थलीय पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ना मित्रों, ये सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र है कृषि जलवायु की दृष्टि से। अगर अपन देखें तो ये मरुस्थलीय भाग है जो सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, आज का 13 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाएं हैं वो तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है। तो देखिए मित्रों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा, देखिए राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र बिल्कुल नहीं है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व पश्चिम की ओर घटती है न कि बढ़ती है। तो ये भी सही होगा। राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क भी नहीं है। तो कैसी है राजस्थान की जलवायु है, एक तो तापमान बहुत ज्यादा और वर्षा की चरम सीमाओं से भी युक्त है। यानी एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है, एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। जैसे मान लीजिए जैसलमेर में अगर अपन देखें तो मात्र 3 दिन बारिश होती है, वहीं पर अगर हम झालावाड़ की तरफ देखें तो वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो उत्तरी पश्चिमी भाग से दक्षिणी पूर्वी भाग की ओर जब हम जाएंगे तो वर्षा की मात्रा बढ़ेगी न कि घटेगी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 1 नंबर होगा। आपको ध्यान में रखना है, तापमान बहुत ज्यादा है और वर्षा की कोई मात्रा इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो अगला ऑप्शन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंदिरा लिफ्ट परियोजना, इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर बिल्कुल सही है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना है, आपको ध्यान में रखना है, सवाई माधोपुर की है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ बिल्कुल सही है। भीम सागर परियोजना 12 नहीं मित्रों ये गलत हो जाएगा। भीम सागर परियोजना है वो झालावाड़ की है। कहां की है? झालावाड़। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? भीम सागर हो जाएगा और सावन भादो कोटा में है, आपको ध्यान में रखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भीम सागर है वो 12 में होकर क्या होगा? झालावाड़ में होगा। तो इसको जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 3 नंबर, ये हमारा ऑप्शन गलत है। आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है मित्रों देखिए, राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले कौन से? अब सागवान की दृष्टि से शुष्क सागवान वन अगर हम राज्य में लगाए तो उनके लिए जो उपयुक्त जिले हैं वो कौन से होंगे? ऑप्शन देखिए, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, बूंदी, कोटा, भरतपुर, अजमेर, जयपुर। तो शुष्क सागवान वृक्षारोपण की दृष्टि से कौन से जिले उपयुक्त होंगे? तो देखिए मित्रों ऑप्शन देखिए, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर बिल्कुल भी नहीं है। सागवान वृक्षों के लिए वर्षा भी चाहिए, तो यहाँ पर तो वर्षा बहुत कम होती है, तो ये उपयुक्त नहीं है। फिर है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बिल्कुल डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर ये क्षेत्र है जो मित्रों
शुष्क सागवान वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले है झालावाड़, बूंदी, कोटा, ये भी नहीं होगा। भरतपुर, अजमेर, जयपुर भी नहीं है, तो हमारा सही जो ऑप्शन होगा वो होगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जो कि राज्य में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले माने जाते हैं। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। पढ़कर कैसा लगा कमेंट के द्वारा आप जरूर बताएं, और उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।